हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीत एकेडमी पर। जैसा कि आप देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 1 to M3 के दौरान पूछे गए विगत वर्षों में अति महत्वपूर्ण सवालों का पूरा सीरीज चल रहा है। टीआरई 4 तक बने रहिएगा, देखना नहीं भूलिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सवाल कर रहा है कि यदि दो बिंदुओं K4 तथा -3 -2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता 1/2 है तो K का मान क्या होगा। ये आपके टीआरई 1 के दौरान पूछे गए सवाल है। इसमें एक नया टर्म है प्रवणता। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सवाल एक निर्देशांक ज्यामिति का है। चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रवणता के विषय में, उसको हम बता दें, उसके बाद इस सवाल को हम बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहीं जाइएगा मत। देखिए ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए दो पॉइंट हम लेते हैं, एक लेते हैं 2 3 लेते हैं और एक लेते हैं 5 6। ठीक है, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है। ठीक है, दो पॉइंट है। ठीक है, तो इसको अगर दर्शाना हो इस एक्सिस पे तो कैसे दर्शाएंगे। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो मान लीजिए यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा मान लेते हैं, और यहाँ पे सॉरी ये 2 है। और ये ध्यान दीजिएगा पहला वाला x1 है और दूसरा वाला y1 है। दूसरा वाला देखिए ये x2 है और ये y2 होता है। तो पहला वाला x होता है और दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये 2 है तो y की जगह मान लीजिए कि ये 3 है, यानी कि x अक्ष पर ये 2 पॉइंट है तो ये y1 का वैल्यू 3 है। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए कि 5 यहाँ होगा, क्योंकि x के सामने 5 है तो x एक्सिस पे होगा, y के सामने 6 है तो y पे कहीं भी इस एक्सिस पे 6 होगा। अब देखिए कि पहला जो बिंदु है यानी कि पॉइंट है 2 3 है, तो ये 2 3 का जो मिलन होगा कहाँ होगा, ये बेचारा इधर से चलेगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से चलेगा और 3 इधर से चलेगा, तो दोनों आके यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी जो कटिंग पॉइंट है ये मिलन बिंदु है, इस मिलन बिंदु का जो पॉइंट है 2 3 है। समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार 5 6 है तो 5 और 6 का मिलन बिंदु कहाँ होगा। मान लीजिए चलिए इधर से ये चले, इधर से ये चले, तो 5 6 का मिलन बिंदु यहाँ होगा। कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब देखिए, अब इसको अगर मिला दिया जाए तो क्या देखने को मिल रहा है, ये ए है और ये बी है। अब देखिए, अब आते हैं हम प्रवणता की ओर। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, बैठाने का तरीका था कि दो पॉइंट अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बैठाया जाए तो किस प्रकार बैठाया जाए। तो देखिए ए और बी, ठीक है, देखिए प्रवणता कह रहा है तो प्रवणता के लिए क्या करते हैं, एम। ठीक है, हमेशा प्रवणता को एम से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम प्रवणता कहते हैं। ठीक है, और इसको जनरली हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो m बराबर होता है राइज बटे रन होता है। क्या होता है, राइज बटे रन होता है। अब ये क्या मामला है कि राइज क्या होता है, रन क्या होता है, सर आप तो बता दिए कि क्या होता है। तो राइज का मतलब होता है, राइज देखिए y एक्सिस के अंतर को दर्शाता है और रन जो है x एक्सिस के अंतर को दर्शाता है। ये अंतर क्या होता है, देखिए राइज बोले हैं कि y एक्सिस का अंतर, यानी y एक्सिस का, यानी कि y देखिए ये आपका x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इतना तो जानते हैं आप लोग। चलिए, राइज का मतलब बोलते हैं y का अंतर। देखिए y यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो क्या हो जाएगा, 6 - 3 हो जाएगा। और यहाँ रन का मतलब, राइज का मतलब होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी y एक्सिस दर्शाता है, और रन का मतलब होता है यहाँ से मान लीजिए इस प्रकार से सपाट अगर ये चले अगर सीधी रेखा में, तो ये आपको x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन जा रहा है वो रन को दर्शाएगा, और ऊपर की तरफ जो बढ़ रहा है वो आपका राइज को दर्शाएगा। तो रन x एक्सिस का अंतर यानी 5 - 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 3 गया 3 हो गया, 5 में से 3 गया ये 2 हो गया। तो इसका प्रवणता क्या हो गया, 3/2 हो गया। तो एक बात बताइए, यहां से प्रवणता के लिए एक सूत्र निकल के आया, फॉर्मूला निकल के क्या आया, y2 - y1 बटे x2 - x1 होता है। ठीक है,
तो ये प्रवणता का आपका ये फॉर्मूला हो गया प्रवणता का। ठीक है, हम गहराई से बता रहे हैं, कहीं जाइएगा मत। देखिए y2, अब देखिए बताइए कि ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए y2 हम बताए हैं कि ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ठीक है। तो बैठा दीजिए इस पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -2 -4 हो जाएगा बाय x2 माइनस x1, तो x2 कितना है -3 -k। जैसा कि प्रवणता हमारे क्वेश्चन में 1/2 दिया हुआ है, प्रवणता 1/2 है, तो प्रवणता की जगह 1/2 रख दीजिए। अब इसको हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, -2 -4 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए थोड़ा इसको हम मिटा दें यहाँ से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि यही से ये निकला है। तो -3 -k में 1 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे आप, तो आपके पास क्या आएगा, -3 -k ही रहेगा। 2 से इसमें गुना कीजिए, -12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से -k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12, और ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं -k बराबर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। -12 + 3, माइनस से माइनस खत्म, इसलिए k इक्वल टू क्या हो गया, 9 होगा। यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर 9 हो गया। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। दौरे पर गए एक व्यक्ति के पास अपने खर्चे के लिए उसके पास 4200 रुपया है, ठीक है। यदि वो अपने दौरे को 3 दिनों के लिए बढ़ा देता है तो उसे अपने दैनिक खर्चों में 70 रुपया कटौती करनी होगी। दौरे की मूल अवधि क्या है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चला, टूर पर निकला, ठीक है, मान लेते हैं टूर पर निकला, उसके पास 4200 रुपया है, ठीक है, 4200 रुपया है, कहा कि इसी में हमको गुजारा बसर करना होगा। लेकिन वो सोचता है कि 3 दिन और बढ़ा देंगे, 3 दिन और ज़्यादा रह लेंगे, ठीक है, तो उसे अपने दैनिक खर्चों में 70 रुपया कटौती करनी होती है। सोचा कि अगर 3 दिन बढ़ा देंगे तो कुछ कटौती तो करनी पड़ेगी ना रुपया में, तब तो 3 आगे तक हम दौरे कर पाएंगे। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बोला है कि कितने, है ना, दौरे की मूल अवधि क्या होगी, यानी कि टोटल कितना दिन उस दौरे पर रहा हुआ व्यक्ति, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए देखिए यहाँ पे उसके पास 4200 रुपया है। कितना रुपया है, 4200 रुपया है। बड़े आराम से सीखिएगा, हम शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, ठीक है। 4200 रुपया, ठीक है। मान लीजिए कि x दिनों के लिए उसके पास है, ठीक है, 4200 रुपया x दिन के लिए है उसके पास, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, यही 4200 रुपया जो है, ठीक है, अब जो है 3 रुपया दौरे को 3 दिन के लिए बढ़ा देता है। पहले तो दिन x ही था ना, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे दिन जो है x मान लिया, क्या मान लिया, x माना, ठीक है, दिन, ठीक है, दिन को हमने क्या माना, x मान लिया, ठीक है। तो देखिए 4200 रुपया x दिनों के लिए था, लेकिन वो सोचा कि 3 दिनों चलो और हम बढ़ा दें अगर, तो वही 4200 में x + 3 हो जाएगा, ठीक है। 4200 रुपया तो पहले से था, 3 दिन के लिए दौरा को और बढ़ा दिया तो x + 3 हो जाएगा। तो बढ़ा दिया तो उसे खर्चों में 70 रुपया की कटौती करनी होगी। कितना कटौती करना पड़ेगा, 70 रुपया की कटौती करनी पड़ेगी। यानी कि देखिए 70 रुपया की कटौती करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसे क्या करना होगा, 70 रुपया की कटौती करनी पड़ेगी, यानी कि इक्वल टू 70। देखिए कटौती ये बढ़ा दे घटा दे, ठीक है, कटौती करनी पड़ेगी। इन दोनों में 70 रुपया का अंतर होगा। कितना का अंतर होगा, 70 रुपया का अंतर होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि 70 रुपया की कटौती करनी होगी, ठीक है, उससे अपने दैनिक खर्चों में 70 रुपया की कटौती करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो जब कम कहे ज़्यादा कहे तो उसमें हमेशा अंतर ही दर्शाया जाता है, याद रखिए। मान लीजिए कि ये 4200 है, ठीक है। आप एक काम कीजिए, x के जगह 14 रख के देखिए, तो यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4200, अब भागा 14 3 कितना हो जाएगा, 114, तो 14 3 कितना, 17। अब बताइए
42 और ये 17 का संबंध तो इसमें हो ही नहीं सकता है, 4200 को 17 काट ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन ये तो कट जाएगा, लेकिन ये तो आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो आप 14 को छोड़ दिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब हम 12 रख के देखते हैं, कितना रख के देखते हैं, 12, ठीक है। अब देखिए x + 3, 12 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, 12 को, ये 12 है, ठीक है। अब 12 को आप ऐसा काम कीजिए कि 3 × 4 लिख लीजिए, और यहाँ पे 12 3 कितना हो गया, 15 हो गया, कितना हो गया, 15, कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। 12 3 को यहाँ डायरेक्ट जोड़ दिया अगर तो 15, ठीक है। ये x 12 रखे हैं, 12 3 कितना हो गया, 15, 15 को 3 × 5 रख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए इस 4200 को 3 भी काट रहा है और 4 भी काट रहा है, 4 इसलिए कट गए, सम ऑफ ऑल डिजिट्स देखिए, 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, 6 3 से कट जाएगा, है ना। अब इसको काट ही लीजिए आप, 3 से काटिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 1400, 4 से इसको काटिए, 4 तिया 12, 2 4 पंचे 20, 350 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 से इसको काट लीजिए, ये हो जाएगा 1400, 5 से इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 दूना 10, 4 5 8 40, 280 हो जाएगा। अब जरा बताइए 350 और ये 280 का अंतर कितना होगा, 350 और 280 का अंतर कितना हो रहा है, देख लीजिए, 0, 15 में से 8 गया 7, ठीक है, दोनों बताइए 70 का आया कि नहीं आया, यानी कि इस वैल्यू को हम सेटिस्फाइड कर दिए। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सटीक आंसर होगा, यानी कि दौरे की अवधि कितना होगा, 12 दिन होगा, तब जाके 70 रुपया कटौती जब करेगा तो अवधि जो है 12 दिन का हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल को देखते हैं। बोला है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने की तुलना में 1 घंटा अधिक समय लेता है, धारा की गति क्या है। एक बात बताइए, नदी में जिस दिशा में धारा चलेगी और नाव भी उसी दिशा में चलेगी तो क्या होगा, नाव का स्पीड बढ़ जाएगा, क्या होगा, स्पीड इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि नाव का तो अपना चाल ही है और धारा का भी चाल है, तो जिस दिशा में पानी बह रही है उसी दिशा में नाव चलाना बड़ा आसान होता है। आसान इसलिए होता है कि धारा और नाव की चाल दोनों जुड़ करके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन वही विपरीत दिशा में आने की बात अगर हो तो क्या होगा, विपरीत दिशा में आने की अगर बात हो तो धारा उस मोटर बोट की स्पीड को कम करेगा, क्या करेगा, कम करेगा, याद रखना है। चलिए देखिए, कह रहा है धारा की गति, मान लीजिए कि धारा की गति अगर x किलोमीटर प्रति घंटा हो, क्या हो, x किलोमीटर प्रति घंटा हो, स्थिर जल में जानते हैं, स्थिर जल में नाव की चाल तो है ही है, नाव मतलब मोटर बोट की चाल कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बात बताइए दूरी कितना है, देखिए अब ध्यान दीजिएगा कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने की तुलना में 1 घंटा अधिक समय ले लेता है, ठीक है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे पानी के दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीता अकेडमी पर। जैसा कि आप देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2 एवं 3 के विगत वर्षों का अति महत्वपूर्ण सवालों का पूरा सीरीज चल रहा है। टीआरई 4 तक बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में धारा की दिशा में उसी स्थान पर लौटने की तुलना में 1 घंटा अधिक समय लेता है। चलिए इसको हम डिटेल से आप लोगों को इस सवाल को बता रहे हैं ताकि कभी भी आपको इस तरह के सवाल में कभी समस्या ना हो। चलिए देखिए, 2 स्थान है, मान लीजिए
दो स्थान है, ए है और बी है। क्या है? ए है और बी है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 24 किलोमीटर दिया है ना कि 24 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ठीक है। एक बार क्या होता है कि जिस तरफ नदी की पानी बह रही, नदी की धारा जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में क्या होगा? नदी जिस दिशा में, पानी धारा की दिशा जिस दिशा में बहेगी, अगर उसी दिशा में नाव अगर चलाना हो तो नाव की स्पीड और धारा का स्पीड दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यानी उस केस में स्पीड नाव का बढ़ जाएगा। लेकिन वही कह दे कि नाव को उल्टा तनी लेकर आइए तो हालत में खराब हो जाएगा। यानी कि धारा जिस दिशा बढ़ रहा है उधर से नाव लेके आ रहा है, क्या होगा? आपका धारा प्रतिरोध करेगा ना, रोकने की कोशिश करेगा। यानी उस समय क्या होगा? टाइम आपका ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए, नाव मान लीजिए धारा की दिशा में चलेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, और जैसे ही धारा के विपरीत दिशा में आएगा नाव वाला का हालत खराब हो जाएगा। उस केस में टाइम ज्यादा लगेगा ही लगेगा। तो हमसे पूछा है समय। एक बात बताइए कि समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब तो 55 में आ चुके हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। बस इसी फॉर्मूला पर धो के रगड़ दीजिए। देखिए, समय कहा 1 घंटा अधिक। हम पिछले सवाल में आपको, पिछले वीडियो में भी बताए थे कि ज्यादा कम कहे तो उस केस में हमेशा अंतर को दर्शाता है, हमेशा डिफरेंस को दर्शाता है। तो 1 घंटा अधिक समय लिया है, यानी कि समय 1 घंटा। अब ये बताइए कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो कौन सी दूरी? 24 किलोमीटर की दूरी। अगर आप, ठीक है, अगर आप धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है। वही 24 किलोमीटर की दूरी को अगर धारा की दिशा में अगर जा रहे हैं तो धारा की दिशा में क्या जाइए तो क्या होगा? नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 18 + 1। और इसी दोनों बीच में, इसी, ठीक है, समय के बीच में अंतर कितना का है? 1 घंटा का है। ठीक है। 1 घंटा तो कहा है ना कि 1 घंटा अधिक समय लेती है। काहे लेती है? क्योंकि धारा जिस दिशा में बह रही है उधर से आप नाव उल्टा लेके आ रहे हैं, समय तो ज्यादा लगबे करेगा ना। तो उस दोनों, ठीक है, उस दोनों समय के बीच में ये अंतर को दर्शाता है। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। समय क्या होगा? दूरी बटे चाल हो गया। इन दोनों के बीच में अंतर। अब एग्जाम में इसको बनाने चलिएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को हम ऑप्शन से दाग देंगे। चलिए देखते हैं। अब ये बताइए, अब x के जगह पे हमसे तो पूछा है धारा की गति पूछा है, धारा की गति पूछा है -54। माइनस रखिएगा तो इससे और ज्यादा छोटा हो जाएगा। ये तो रख ही नहीं सकते हैं माइनस में। जो भी आंसर होगा या तो प्लस वाला होगा, या तो बी में से होगा, या तो सी में से, या तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो पहले चलिए हम 10 रख के देखते हैं x के जगह पे। चलिए, तो एक बात बताइए, x के जगह 10 रखिए तो क्या होगा? तो 18 में से 10 गया तो कितना हो गया? चलिए हम 24 लिख देते हैं आपको समझने के लिए। तो 18 में से 10 घटाइए, कितना होगा? 8 हो जाएगा। माइनस 24 तो है ये है, 18 में 10 जोड़िए तो 28। अब 24 में 28 से भाग लेगा। हाँ, 8 से तो इसमें लग जाएगा, लेकिन 24 में 28 से लगवे नहीं करेगा। काहे ना लगे? तो पूर्णांक में हो जाएगा। तो पूर्णांक में थोड़े ना लाना है हमको, राइट साइड में 1 है तो 1 लाना है। तो ये ऑप्शन नंबर तो वैसे भी नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ। अब सी रख के देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, x के जगह अगर हम c रखें, मतलब सॉरी, x के जगह 6 रखें तो क्या होगा? क्या इन दोनों का अंतर, ठीक है, क्या इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है क्या? 18 + 6। अब ध्यान दीजिए कि 24 में, अच्छा 24 ऊपर है, नीचे 18 में 6 गया, कितना हो गया? इसको हम 12 लिख सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 18 6 कितना होता है? 24 होता है। अब बीच में तो अंतर है, ये है 24 में 12 से भाग लगाइए 2 होगा, और माइनस 24 में 24 से भाग लगाइए 1 होगा। अब बताइए 2 और 1 में अंतर 1 का है कि नहीं? बताइए, दाहिना साइड वाला आ गया कि राइट साइड वाला आ गया? इसका मतलब इस समीकरण को हम लोग फुलफिल कर लिए। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास सी होगा, 6 किलोमीटर। यानी कि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है। देखिए अगला सवाल। देखिए, 2 पानी के नल एक साथ एक टंकी को 9/3/9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल जिसका व्यास अधिक है टंकी को अकेले भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, तो प्रत्येक नल द्वारा टंकी को भरने में
लगा समय क्या है, यानी कि दोनों नल का अपना अपना टाइम बताना है, समय बताना है। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए क्या करना चाहिए, पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है, ये टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है। जो व्यक्ति टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे, ये पाइप और सिस्टम का सवाल है, वैसा ही प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा। 2 नल है, दोनों मिलके कितना देर भर रहा है, 9 सही 3/8 घंटा में। ठीक है, एक बात बताइए आप लोग, अगर किसी घर को बनाना है, उस घर को आप 10 दिन में बना लेते हैं, तो एक दिन में आप कितना बना पाइएगा, 1/10 भाग। ठीक है, 1/10 भाग ही बना पाइएगा। पूरा काम अगर आप यानी कि घर को बनाने में 10 दिन का समय लेते हैं, ठीक है, तो एक दिन में कितना बन पाएगा, 1/10 भाग। 2 दिन में कितना बन पाएगा, 2/10 भाग। 3 दिन में कितना बना पाइएगा, 3/10 भाग। समझ पा रहे हैं। तो उसी प्रकार ये भी है कि 10 घंटा कम समय कौन लेता होगा, जो बड़ा व्यास वाला नल है वो 10 घंटा कम समय लेता होगा। मान लीजिए पूरी टंकी भरने में अगर n घंटा लेता है, कितना देर लेता है, n घंटा, तो 1 घंटा में कितना, 1/n भाग होगा। उसी प्रकार n-10 भी हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला नल है। कितना है, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। याद रखिए, ये छोटा वाला नल है और ये बड़ा वाला नल है। ठीक है, अब n-10 समझ के ये नहीं कह दीजिएगा कि सॉरी तो छोटा लग रहा, नहीं, बताइए कि यह n है। ठीक है, और ये 10 घंटा कम कौन लेगा, कम वही लेगा जिसका ब्याज ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिए। तो अब देखिए, तो यहाँ भी आप 1 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करते हैं, अब n का वैल्यू, अब इसको बनाने जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हमें तो एग्जाम पास करना है। तो ऑप्शन रख के चेक कर लेते हैं। तो 1 क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, बटे इनके जगह क्या रखेंगे, फिर 20 ही रखेंगे ना, 20 - 10 हो जाएगा। अब बताइए एक बात, 1/20 या -1/10, इसको हल करने पर क्या ये इतना आएगा, 20-10 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। तो भाई इसको आप अगर तोड़ने जाएंगे तो 9 × 8 = 72, 75/8 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हल करेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, ये 8 ये गुना में आता है, तो 8/75 हो जाएगा। 75 तो आ ही नहीं रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखिए हम बी उठा के देखते हैं। 1/25 माइनस, अच्छा सॉरी प्लस, दोनों मिल के कर रहा है ना। अब 1 कितना हो जाएगा, 25 - 10, तो 25 - 10 कितना हो जाएगा, 15। इनके जगह 25 रखे हैं और 10 घटा दिए हैं, तो 25 में से 10 घटाएं 15 आएगा। अब इसको हल कीजिए तो यार 25 और 15 का एलसीएम 75। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 75 में 25 भागे 3, 3 में 3 हो जाएगा, और ये 15 × 5 = 75, 5 दिन कितना होता है, 8/75 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए ये 8/75 लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, यानी क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर दिया। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपका, एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 40 है। यदि उसे गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलते हैं तो अंकों का गुणनफल 360 होता है। कमल द्वारा दोनों विषय में अलग अलग प्राप्तांक क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन बनाने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। पहला ऑप्शन को उठा लेते हैं, 21 और यहाँ पे 19। ठीक है, गणित और अंग्रेजी, ये मैथ में है और ये इंग्लिश में है। ठीक है, कह रहा है कि यदि उसे गणित में 3 अंक अधिक, चलिए 3 अंक अधिक, और अंग्रेजी में 4 अंक कम, ठीक है, 4 अंक कम मिलते तो अंकों का गुणनफल, और इन दोनों का गुणनफल जरा देखिए, क्या 360 आता है क्या, तो 21 3 कितना होता है, 24 होता है, और 19 में 4 गया कितना होता है, 15 होता है। अब इसको हल करके देखिए तो 15 चौका कितना होता है, 60 होता है, 6 15 दूना 30, 6 36, 360। ठीक है, अब देखिए ये तो ठीक है, एक क्लास टेस्ट में कमल की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 40 होना चाहिए। एक बात बताइए, 9 1 10, 2 1 3, 1 कितना हो गया 4। अब 21 3, यानी कि कह रहा है ना कि गणित में 3 अंक ज़्यादा, अंग्रेजी में 4 अंक कम। ठीक है, तो अंकों का गुणनफल 360 आता है। 21 3 कितना हो गया, 24 हो गया, 19 में 4 गया 15, 15 चौका 60, हासिल 6 आ गया। ठीक है, और 15 दूना 30, 6 36, हाँ ये तो फॉलो कर रहा है।
यानी ऑप्शन नंबर ये हो सकता है, ये होगा ही। ठीक है, अब देखिए दूसरा ऑप्शन को भी चेक करके देख लेते हैं। क्या ये 12 और 28, ठीक है, अंकों का योग, अब देख लेते हैं प्राप्त अंकों का योग 40 है क्या। एक बात बताइए, 21 और 19 तो आपका 40 तो हो गया, ठीक है, और 12 28 भी तो 40 हो रहा है। अब इसको करके देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन तो हो गया 12 28, यहाँ है 12 और यहाँ 28। इसमें कह रहा है 3 अंक, गणित में 3 अंक अधिक तो 3 जोड़ दीजिए, और 28 अंग्रेजी में 4 अंक कम। ठीक है, ये भी कर दिए। अब बताइए इस दोनों का गुणनफल क्या 360 के बराबर आता है क्या। तो 12 3 कितना होता है 15, और 28 में 4 गया कितना हो जाएगा बताइए 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। 24 में 15 से गुना कीजिए तो 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 30 12, ये भी आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ठीक है, अब जरा ये बताइए तीसरा ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो तीसरा ऑप्शन को जब चेक करेंगे तो आप क्या कर लेंगे, 21 तो है ही और इधर 12 है, इसमें 3 बढ़ा दीजिए और इसमें आप 4 अंक कम कर लीजिए। 21 3 कितना होता है 24, 12 में 4 गया कितना होता है 8 होता है। समझ में आ रहा है, और दोनों का गुणनफल जो है 360 क्या आ रहा है। तो देखिए 24 8 कितना हो जाए 8 चौक 32, हासिल थी 192, यानी कि ये नहीं हुआ, यानी कि दो आंसर इसका आ रहा है। समझ आ रहा है, तो इसमें से मोर देन 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।